अब हमने जो है सारे मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देख लिया है। पाई बॉन्ड के थ्रू होता हुआ रेजोनेंस देख लिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया और इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लिया। तो अब हमने तीनों तरह के देख लिए हैं इफेक्ट जो कि लग रहे हैं। ठीक है, यहां पे अब हम जनरलाइज्ड बात करने वाले हैं। अगर मेरे को कोई सा भी एक इंटरमीडिएट दे रखा है, कोई सा भी एक इंटरमीडिएट देख रहा है, तो मेरे को उसमें जज करना है, पता लगाना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहां पे सारे इफेक्ट्स एप्लीकेबल हैं, रेजोनेंस भी होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, फिर इंडक्टिव भी होगा। तो क्वेश्चन देख के हमको पता लगाना है। तो हम दो काम करेंगे, पहले तो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की जनरल बात कर लेंगे, ठीक है, सिमिलरली कार्बन आयन की कर लेंगे, और फिर मैं आपको एक रूल देने वाला हूं जिसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चालू करें। देखो, जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल की, ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, इनको क्या चाहिए? इनको ऐसा कोई ग्रुप अटैच चाहिए जो कि इनको इलेक्ट्रॉन दे सके। कार्बोकैटायन में जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं? प्लस एम होता है, प्लस एच होता है, प्लस आई होता है। तो सबसे पावरफुल रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी ये रिवीजन चल रहा है पूरा एकदम टोटल। ये क्या है? नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा होगा तो। फिर उसके बाद माइनस आई। अब ये अनस्टेबिलिटी की तरफ हम चल गए। मैं कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन के पास माइनस आई वाला ग्रुप लगा दूंगा, अनस्टेबल कर देगा। माइनस एम वाला लगा दूंगा तो और अनस्टेबल कर देगा, है ना। तो ये तो कार्बोकैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात हुई। सिमिलरली अगर मैं कार्बन आयन की बात करूं तो ऑर्डर एकदम उल्टा होने वाला है। सबसे स्टेबल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है ये? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए कि मेरे चार्ज को कोई आके ले जाए। कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेके जाएगा। तो वो कौन कौन से होते हैं? माइनस एम, फिर माइनस आई, फिर नो इफेक्ट। यहां पे ना लेने वाला है ना देने वाला है। अब ये जो है ये डोनेटिंग वाले ग्रुप आ गए। तो डोनेटिंग तो हमको पसंद ही नहीं है, तो जो जितना कम डोनेटिंग होगा वो उतनी कम अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। फिर प्लस एच, बहुत अच्छा डोनेटिंग, और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। प्लस एम, और भी अच्छा डोनेटिंग, और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो ये एक बात हुई। अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन तो चलो ठीक है, एक जगह पे हमको सॉल्व करना आना चाहिए, एप्लीकेशन आनी चाहिए, आंसर निकालना आना चाहिए, पर आप समझ रहे हो अब आपके हाथों में एक ऐसा टूल हो गया है कि मैं आपको कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटरमीडिएट दे दूं, आप उसको एक नजर देख के तो बता ही सकते हो। अगर मैं आपको किसी में भी कंपैरिजन करा लूं तो अब आप एक नजर देख के बता सकते हो कि यार ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अच्छा, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो रिएक्शन ज्यादा कब होगा? जब इंटरमीडिएट अच्छा बनेगा। तो आपके पास बहुत पावरफुल टूल है, मतलब ये बहुत अमेजिंग बात है। इसको अगर हम थोड़ा क्वेश्चन से दूर रख के जब साइंस की तरह से सोचे, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, बहुत मजेदार होता है। मेरे को जब ये रियलाइज होता है तो बस मजा आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या देने वाला था? एक कॉन्सेप्ट जिससे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है एरी कॉन्सेप्ट। सर ये एरी कॉन्सेप्ट क्या है? अरे भाई बता रहे हैं, सबसे स्टेबल होता है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, सबसे स्टेबल होता है ए से एरोमेटिक, उसके बाद होता है ई से इक्विवेलेंट आर एस, हमने पढ़ा था, ये सब पढ़ रखा है हमने, ध्यान करो। फिर आर से होता है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, फिर एच से है हाइपर कॉन्जुगेशन, और आई से तो आपको पता ही है, आई से है इंडक्टिव। सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया एरी कॉन्सेप्ट। सो एरोमेटिक, फिर इक्विवेलेंट आरएस, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये याद कर लो, ये याद हो गया, सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ठीक है, सो अब आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा है। अच्छा, ये मैं कैसे करूंगा? यहां पे बन रहा है कार्बोकैटायन, तो इफेक्ट हमको कौन कौन से देखने पड़ेंगे? या तो प्लस एम डोनेटिंग वाला, या प्लस एच, या प्लस आई। ऑर्डर क्या है? प्लस एम ज्यादा स्टेबल होगा प्लस एच से, प्लस एच ज्यादा स्टेबल होगा प्लस आई से।
यहां पे देखो एरोमेटिक का तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहां पे रिंग ही नहीं है, ना मेरे को यहां पे जो है इक्विवेलेंट आरएस का दिख रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लग क्या रहा होगा, या तो प्लस एच या प्लस आई। कार्बोकैटायन में प्लस एच लग सकता है क्या? बिल्कुल, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन में लग सकता है, फ्री रेडिकल में लग सकता है, एल्कीन में लग सकता है, बेंजीन में लग सकता है। यहां पे कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब? जब अल्फा एच ज्यादा, तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, यहां पे 0 अल्फा एच, यहां पे ये 3 अल्फा एच, सो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सबसे ज्यादा इसकी। फिर तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑर्डर आ गया? ये ऑर्डर आ गया, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच, अगर कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल का केस है तो वो उतना ज्यादा स्टेबल। सिमिलरली एल्कीन का केस है तो वो उतना ज्यादा स्टेबल, अगर मेसोमेरिक नहीं लग रहा तो। अगर मेरे को कंपैरिजन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे करना है और कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो मैं बोल सकता हूं ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन फ्री रेडिकल के लिए है, सेम आंसर हो जाएगा, हमको देखना ही नहीं है। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दोनों का इंटरमीडिएट सेम तरह से स्टेबल होता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। ठीक है, बस नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बात है कार्ब एनायन की। एनायन को डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए। एनायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप होंगे। देखो यहां पे ये प्लस आई लगा रहा है, ये 2 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, यहां पे 3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, तीन इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेटिंग ग्रुप्स लग रहे हैं। ये तो चाहता ही नहीं है, ये बढ़िया है। यहां पे 0 प्लस आई, कोई भी प्लस आई है ही नहीं, तो सबसे स्टेबल ये वाला कार्बन आयन, फिर ये। जितने कम प्लस आई होंगे उतना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बन आयन होगा। सिंपल सा केस है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, आपको इन चारों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। पिछले वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैंने बढ़ा दिया। वो कैसे देखते हैं? एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फिर अब मैं आंसर बताता हूं। हाँ तो भाई, ये 1 डिग्री, ये तो 3 डिग्री, बहुत अनस्टेबल। नहीं, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो मेरे को ऑर्डर आ गया। अब मेरे पास 2 1 डिग्री हैं, एक ये और एक ये। कौन सा 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा? वो वाला 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा जिसके आसपास प्लस आई वाले ग्रुप सबसे कम होंगे। ये देखो, ये जो 1 डिग्री वाला कार्बन है मेरा, ये कार्बन जिसपे कि माइनस चार्ज है, उसके पास ये कार्बन है। कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। इसके पास ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। तो ये डोनेटिंग पावर ज्यादा रखेगा, तो इधर प्लस आई से ज्यादा डोनेशन होगा। ज्यादा डोनेशन होगा तो कम स्टेबल होगा, तो मेरे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये वाला 1 डिग्री। फिर कौन सा हो गया? ये वाला 1 डिग्री 1। फिर 3 क्योंकि वो 2 डिग्री है, और फिर 2 क्योंकि वो 3 डिग्री है। ऐसे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी से। कॉन्सेप्ट देख लो कौन सा अप्लाई हो रहा है और उसके हिसाब से आंसर पाओ। ठीक है, CH3 CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? सोचो जरा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है। इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। प्लस आई का देखना पड़ेगा। रेजोनेंस का तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है यहां पे। अब मैं कैसे डिसाइड करूं? CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस में, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस में मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अरे बहुत सिंपल है। डिसाइड करने का तरीका है कि यहां पे ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp। sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, उसको नेगेटिव चार्ज पसंद है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज उसको नहीं पसंद। पॉजिटिव चार्ज अगर उसको नहीं पसंद तो स्टेबिलिटी का मेरा ऑर्डर देगा। 1 में तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी हो रही है, 2 में sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 3 में sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो ये कम स्टेबल होगा। बस सिंपल सी बात है। सो 1 2 3 और फर्स्ट में प्लस एच इफेक्ट लग रहा है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। ये देखो 3 डिग्री,
यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री कार्बन आयन की बात हो रही है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है PH3C+, PH2CH+, PHCH2+, ये आप करो। क्या आंसर होने वाला है इसका, कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? पीएच, जब भी फिनाइल रिंग लगी हो तो एक बार तो दिमाग में घुमा ही लिया करो यार, रेजोनेंस का खेल यहाँ पे होने वाला है। फिनाइल आते ही रेजोनेंस का कुछ होने वाला है। यहाँ पे 3 रिंग में रेजोनेंस लग रहा है, 3 रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 के साथ हो रहा है, यहाँ पे 1 के साथ हो रहा है। हमने क्या देखा था कि जितना ज्यादा रेजोनेंस हो सकता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। कितना ज्यादा रेजोनेंस, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा होगा? सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा PH3C+ में, फिर PH2CH+ में, फिर PHCH2+ में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा PH3C+, फिर PH2CH+, फिर PHCH2+। तो 1 मोर देन 2 मोर देन 3, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। PH3C-, PH2C-, PHCH2-। अच्छा, माइनस चार्ज जो है वो भी रेजोनेंस में आ सकता है। यहाँ पे लग रेजोनेंस ही रहा है। सेम केस, माइनस चार्ज में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? PH3C-, फिर PH2CH-, फिर PHCH2-। जितना एक्सटेंसिव रेजोनेंस होगा, चार्ज जितना एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज होगा। देखो, पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में एक बात आपने नोटिस की होगी कि जितना ज्यादा हम चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, उसके एक सेंटर पे हम नहीं ला रहे हैं, उसको दूसरे सेंटर से भेज रहे हैं, रेजोनेंस में हमने किया, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने किया, तो उतना ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है। कोई भी एटम को चार्ज पसंद नहीं होता, ना तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस पसंद है, ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पसंद है। वो चाहता है कि चार्ज इधर उधर डिस्पर्स हो जाए, मेरे पास इकट्ठा ना हो। यहां पे भी सब जगह यही हो रहा है। इस C- का चार्ज 3 pH रिंग पे जाएगा बारी बारी से, तो डेल्टा नेगेटिव का चार्ज रह जाएगा इस पे। तो इसकी आफत को बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के सहन किया। एकता बढ़ गई यहाँ पे 3 pH के साथ। यहाँ पे 2 pH है, यहाँ पे 1 pH है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये, यहां पे एल्कीन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहां पे अब कुछ शायद से 2 इफेक्ट लग सकते हैं। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, करो सॉल्व। तो देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज के पास डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन का एक केस है। हमने बहुत सारे तरह के कॉन्जुगेशन पढ़े थे, 5, तो ये एक कॉन्जुगेशन का तरीका है। इधर से ये टूटेगी तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहां पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। यहां पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे इसके 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। तो यहां पे तो सिर्फ 2 अल्फा एच हैं, यहां पे 6 अल्फा एच हैं। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे स्टेबल तो रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। एरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले कौन आता है? रेजोनेंस इफेक्ट आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? मेसोमेरिक वाला करेगा। सो सबसे स्टेबल तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर हो जाएगा 2। तो 1, 3, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CH3CH2+, CD3CH2+, CT3CH2+। ये वाला एग्जांपल हमने तब किया था, ये रिवाइज करवाने के लिए मैंने यहां पे वापस लिया है। यहां पे देखो 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक तो +I और एक +H। +H में हमने देखा था कि जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा था। हाइपर कॉन्जुगेशन को रिवाइज कर लेते हैं, वहां पे होता क्या था, ठीक है। ये मेरा CH2+, तो क्या होता था, ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और प्लस चार्ज पे आ जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा। तो यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना बढ़िया। अब हमने क्या देखा था कि अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो CT बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर देन CD बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर देन CH बॉन्ड स्ट्रेंथ। पूरा रिवीजन हो गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो सबसे बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3, है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब है मेरे पास CH3 प्लस, CD3 प्लस और CT3 प्लस, मेरे को इनमें कंपेयर करना है। अब कैसे करें, सोचो जरा। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात ही नहीं कर सकते, जो भी थोड़ी बड़ी बात है वो इंडक्टिव इफेक्ट से बात होगी। इंडक्टिव इफेक्ट किसका अच्छा होता है, T का D से ज्यादा, D का H से ज्यादा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए हमने ऊपर नीचे क्वेश्चन कर लिया कि जब हमको T, D और H में इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कंपेयर करना हो तो T का इंडक्टिव इफेक्ट D से ज्यादा होता है। ये वाला ऑर्डर, ये इंडक्टिव इफेक्ट के केस का ऑर्डर है। ये वाला ऑर्डर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, इसमें ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर लिखूं तो वो हो जाएगा H मोर देन D मोर देन T। ये ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर है। और अगर साथ में लग रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, तो ये वाला ऑर्डर आएगा। और अगर सिर्फ इंडक्टिव लग रहा हो तो ये ऑर्डर आने वाला है T मोर देन D मोर देन H, है ना। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लो। आगे चलते हैं। सो 3, 2, 1 ऑर्डर आ चुका है ना। अब ये दो एग्जांपल आपको करने हैं, दोनों आपको सॉल्व करने हैं। करो। देखो यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, ये डायरेक्टली कार्बन के सर पे बैठा है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यहां पे कोई अल्फा H भी नहीं है, कोई अल्फा H नहीं है। यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये रहे 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज का केस हो गया। नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज किसके पास जाना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, जो उस चार्ज को सहन करने की ज्यादा कैपेसिटी रखता हो। ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp3। तो देखो यहां पे तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहां पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल रहेगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा इसमें तो अपर वाले केस में तो 2 मोर देन 1 और नीचे वाले केस में जस्ट इसका उल्टा 1 मोर स्टेबल देन 2। तो आप याद नहीं कर सकते, केस बाय केस देखना पड़ेगा किस पे चार्ज ज्यादा स्टेबल है, कौन इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबल बना रहा है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे CH3 और यहां पे प्लस, मेरे को यहां पे प्लस H का सतूना दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां पे सॉल्व हो रहा है हमारा काम। ऑक्सीजन इसके लोन पेयर यहां से कॉन्जुगेशन में जाते हुए इस पॉजिटिव चार्ज तक पहुंच जाएंगे, तो यहां पे लग रहा है मेरा प्लस M। NO2, ओ NO2 खींचने वाला ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है। इस पॉजिटिव चार्ज पे इस NO2 का प्रकोप रहने वाला है, क्योंकि ये रेजोनेंस से वहां तक पहुंच जाएगा। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं, दोनों अच्छी तरह से पहुंचेंगे। तो ये NO2 तो -M लगा रहा है। सबसे स्टेबल कौन होगा, +M वाला, फिर दूसरा पॉजिटिव वाला मतलब +H, एहरी कंसेप्ट, R H से ऊपर आता है, फिर होगा -M। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सबसे स्टेबल, फिर 1, फिर 3। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ये आपके पास ये इंटरमीडिएट है और है ये और है ये। ठीक है, यहां पे खास बात देखो, सबसे पहले अपन जज करेंगे कि यार रेजोनेंस में आयन जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिनाइल रिंग है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो सकती है अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहां पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, ठीक है, यहां पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। तो अब हम, और माइनस चार्ज भी है, तो ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ना रेजोनेंस लगेगा, लगेगा क्या, इंडक्टिव लगेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव हो जाएगा NO2 का, फिर OCH3 का, फिर CH3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मोर देन 2 मोर देन 1। अप्रोच इंपॉर्टेंट है यहां पे। सबसे पहले आप रेजोनेंस चेक करते हो, फिनाइल रिंग देखते हैं, यहां पे दिख रहा है कि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का केस ही नहीं बनता क्योंकि माइनस चार्ज है। तो केस किसका बनेगा, इंडक्टिव का। क्वेश्चन हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, है ना। आगे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप करो, ये दोनों बहुत सिंपल है, इसको आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है।
तो देखो ये क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये -m ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव यहां पे उसके पास मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है तो अनस्टेबल हो गया। यहां पे दूर है, ये वाले -m ग्रुप से ये पॉजिटिव चार्ज दूर है। अगर ये अल्फा पोजीशन है तो ये बीटा पोजीशन पे है, ये तो अल्फा पोजीशन पे ही पड़ा है। इसका मतलब जो जितना दूर होगा -m से पॉजिटिव चार्ज वो उतना स्टेबल होगा। सिंपल सा केस है। सो 2 मोर देन 1। ठीक है, ब्लाइंडली रेजोनेंस नहीं लगाना होता, चेक करना होता है ग्रुप कौन सा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ना। चलो ये हमारे सामने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। करो इस क्वेश्चन को। हाँ तो भाई पॉजिटिव चार्ज टोटल अल्फा एच, ये अल्फा पोजीशन है ये कार्बन की, तो 3 अल्फा एच, यहां पे 2, ये 2 अल्फा एच, यहां पे ऐसे, यहां पे सिर्फ 1 अल्फा और यहां पे 0 अल्फा एच। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। तो आंसर हो जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 4। बहुत सिंपल है। अब हमको दिख रहा है कि कहां पे कैसे कंपेयर करना है ना। अब क्वेश्चन है ये, हाँ इसमें भी दिख रहा है 1 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 4, ऊपर ही तो क्या है, रिपीट क्वेश्चन आपने दे दिया। नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब हमको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखना है तो इसके रिलेटिव जो ग्रुप लगा है वो कहां पे लगा है, वो लगा है मेटा पोजीशन पे। सबके सब मेटा पोजीशन पे लगे हैं, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम होता है मेटा, सबके सब मेटा पोजीशन पे लगे हैं। तो यहां पे हम किससे देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे। जिसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे अच्छा, सब प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई है, ठीक है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका अच्छा होगा, 3 डिग्री का अच्छा होगा। तो इस बार आंसर उल्टा आ जाएगा क्योंकि ग्रुप पैरा पे नहीं मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आपके सामने आएगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, सो 4 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 1। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इसमें कंपैरिजन करके बता दो। चलो यहां कंपैरिजन कैसे होगा, यहां पे अल्फा एच दिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन है। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। यहां पे डबल बॉन्ड, तो यहां पे रेजो लग रहा है, यहां पे प्लस एच लग रहा है, यहां पे तो 2 डबल बॉन्ड है। अरे वाह, ज्यादा स्टेबिलिटी, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो यहां पे भी रेजो लग रहा है। आंसर मेरा आ जाएगा 3 मोर देन 2 मोर देन 1। बहुत बढ़िया है ना, सिंपल सा है। 2 1 3 ये कैसे हो गया, 3 सबसे कम स्टेबल कैसे हो गया। अरे अगर जल्दी करेंगे ना अपन तो फिर ऐसे ही होएगा भैया। रेजोनेंस तो हो रहा है, एक बात तो आप भूल ही गए, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4n पाई वाला केस है, n इज इक्वल टू 1। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, तो मतलब एंटी एरोमेटिक हो रहा है। एंटी एरोमेटिक मतलब सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3। एंटी एरोमेटिक का भी ध्यान रखेंगे, है ना, सिर्फ एरोमेटिक ही नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि मैं आपको ऊपर एंटी एरोमेटिक बता चुका हूं तो ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व करो। तो देखो अल्फा एच, ठीक है, 4 अल्फा एच, पर यहां पे एक तो रेजो हो रहा है, दूसरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई मतलब 4n पाई प्लस 2 वाला रूल लग रहा है, 4n पाई प्लस 2 हकल्स रूल लग रहा है। जहां पे n 0 है तो 2, तो हकल्स रूल वैलिड है। पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, तो ये भाई साहब हो जाएंगे एरोमेटिक। एरी रूल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, बस। तो 2 मोर देन 1 हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 मोर देन 1 हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CF3 प्लस CCl3 प्लस। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको इनऑर्गेनिक की दुनिया में जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे ले जाने वाला है।
और वो क्या होने वाला है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है ना। C पे प्लस है, F F F। अब ये जो पिक्चर है ये बहुत देखी जानी पहचानी है, देखो। हाँ, बोरोन पे वेकेंट ऑर्बिटल, कार्बोकैटायन पे वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पे ऐसा कुछ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग का केस है। अब हमको कंपेयर करना है CF3 प्लस CCl3 प्लस। CCl3 में Cl के पास भी लोन पेयर है, तो वो भी अपना लोन पेयर ऐसे देके यहां पे प्लस चार्ज बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो बैक बॉन्डिंग तो दोनों में हो रही है। अब हम कैसे कंपेयर करें, अब अगर कंपेयर करना है तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग से कंपेयर करना पड़ेगा। यहां पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p हो रही है, यहां पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p हो रही है। और हमको पता है कि 2p ओवरलैपिंग 2p ओवरलैपिंग से बेटर होती है। ये भी हमने बॉन्डिंग में देखा था। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल साइज जितनी छोटी साइज होगी उतनी बढ़िया बॉन्डिंग होगी, बहुत बढ़िया, बहुत आसान। तो आंसर क्या हो जाएगा कि CF3 प्लस ज्यादा स्टेबल है CCl3 प्लस से। पहले तो हमको लग रहा होगा यार कार्बोकैटायन पे फ्लोरीन लगा दिया, गंदा वाला इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, भाई ये तो एकदम ही खराब सिचुएशन हो गई है, बेचारा कार्बन क्या करेगा। पर फ्लोरीन से उसने मदद मांग ली, फ्लोरीन के लोन पेयर अपने में वापस बुला ले। तो यहां पे क्योंकि बैक बॉन्डिंग लग रही है इसलिए CF3 प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 1 मोर देन 2। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, इसको सॉल्व कर लो। देखो केस 1 में ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ना यहां पे रेजोनेंस हो रहा है ना यहां रेजोनेंस हो रहा है। अब क्या देखें, तो सबसे स्टेबल तो ये 1 हो गया। 2 और 3 में क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ये अपना -I लगाएगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन लाओ, बिल्कुल भेजो, रेजोनेंस में नहीं हो ना, लाओ। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जितना दूर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्टेबल होगा, बहुत बढ़िया। तो 3 वाला 2 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हटा जाएगा 132, ठीक है। आगे अब आपके सामने क्वेश्चन है ये, ठीक है। CH2 प्लस OMe, CH2 प्लस OMe, CH2 प्लस CD3, CH2 प्लस CH3 और सिर्फ एक CH2 प्लस। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अगर सही हो गया मतलब आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पूरा समझ में आ गया, कर लो। अब देखते हैं CH2 प्लस OMe अपने लोन पेयर के साथ रेजोनेंस से प्लस M इफेक्ट लगा के CH2 प्लस को स्टेबल बना देगा। OMe लगा हुआ है मेटा पे, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा पे एप्लीकेबल होता है, वहां पे फंक्शन कर रहा होता है। मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमने किया। तो अब ये जो है ये क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो अब ये -I ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो ये -I हो गया। CD3 प्लस H, CH3 प्लस H, CH2 प्लस नो इफेक्ट। तो मेरे को एक बात पता है कि सबसे कम स्टेबल तो वो होगा जिसमें कि -I लग रहा है। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो मैं जो है 2 को सबसे पीछे भेज सकता हूं, उसके पहले मैं 5 को ला सकता हूं जिसपे कि कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। अब कॉम्पीटिंग इफेक्ट्स है रेजोनेंस वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रेजो, ये हाइपर। हमको क्या पता है कि रेजो सबसे ज्यादा होता है, तो मैं 1 को सबसे आगे भेज सकता हूं। अब कंपैरिजन करने के लिए बचा 3 और 4। 3 में CD3 है, C और D बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है C और H बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है उसमें D पुअरर होता है H से, ये प्लस H का ऑर्डर है, H का प्लस H ज्यादा होता है, प्लस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन D के कंपैरिजन में। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 4, फिर आएगा मेरा 3। सो 1 मोर देन 4 मोर देन 3 मोर देन 5 मोर देन 2। प्यारा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन और करने हैं। देखो CH3 CH माइनस NH3 प्लस। सर बहुत बढ़िया, डबल बॉन्ड बना दो ना, यहाँ पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज कैसे? डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता, 5वां बॉन्ड कहां से बनाएगा वो?
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे नहीं जा सकते, तो ये कैंसल। पर यहां पे वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है यहां पे, तो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, CCl3 माइनस CF3 माइनस, सिचुएशन उल्टी हो गई है। कार्बन पे लोन पेयर पड़ा हुआ है Cl Cl Cl, कार्बन पे लोन पेयर पड़ा हुआ है F F F, तो कार्बन का माइनस चार्ज फ्लोरीन के इंडक्टिव पर ज्यादा होता है सर, तो वो उससे ज्यादा स्टेबल होएगा, क्लोरीन का कम होता है। यहीं पे तो हमने गड़बड़ कर दी, क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये माइनस चार्ज वहां पे पूरा का पूरा कूद के चला जाएगा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहां पे तो इंडक्टिव ही लग रहा है बस, इसीलिए जो ऑर्डर आ जाएगा CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल है CF3 माइनस से, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें, और बैक बॉन्डिंग जो उल्टी डायरेक्शन में हो रही है कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। हमने कार्बोकैटायन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एनालिसिस पूरा हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक दो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे वापस जाएंगे। अब हमको पूरा का पूरा ब्यौरा पता है, सारे इफेक्ट्स पता है, अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को पूरा 100% कंपेयर कर सकते हैं। उससे पहले अपन कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सो पहला है उसमें ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? ब्रेड्स रूल की जो डेफिनेशन है या फिर जो हमको बताते हैं ब्रेड, उसके अकॉर्डिंग प्लेनैरिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम अचीव नहीं कर सकते ब्रिज हेड पे, या फिर सेंटर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 कार्बन। 8 कार्बन से अगर कम हुआ तो हम वहां पे क्या नहीं कर सकते, वहां पे हम प्लेनैरिटी अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये देखते हैं। तो देखो यहां पे मेरे पास ये सिचुएशन है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अच्छा, sp2 कार्बन को या फिर किसी भी कोई भी sp2 होता है तो उसको प्लेनर रहना पड़ता है। ठीक है, ट्रायगोनल, जैसे ये C है, मान लो BF3 का हमने केस देखा था, तो BFFF, यहां पे एंगल कितना हुआ 120 डिग्री का। ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक प्लेनर कंपाउंड है। C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये H, ये H, ये H, ये H, प्लेनर। इसका मतलब VSEPR हमको क्या बताती है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट प्लेनर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर मैं ब्रिज हेड पे लेके आ गया, ये मेरा ब्रिज है, यहां से मैं गया गया चढ़ा, फिर यहां से उतर के बीच में आ गया, मतलब अगर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, अब मेरे को 5 से 2 कार्बन पे अगर जाना हुआ तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं 5 से 6 जाऊं, 6 से 1 जाऊं, 1 से 2 जाऊं, पूरा घूम के जाऊं। या फिर मेरे पास एक तरीका है कि मैं ब्रिज पे चढ़ के ऐसे यहां चढ़ के सीधा ब्रिज पे से 5 से 2 पे उतर जाऊं, तो इसीलिए इसको ब्रिज हेड बोलते हैं यहां पे, क्योंकि ब्रिज बन रहा है दो एटम्स के बीच में। ये तो ब्रिज की बात हुई। अब यहां पे देखो ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो ये जो sp2 कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये आउट ऑफ प्लेन जा रही है, इसकी एक वैलेंसी। अब sp2 कार्बन को आप आउट ऑफ प्लेन भेजोगे तो बहुत दिक्कत होगी उसको, बहुत परेशानी होगी उसको, बहुत स्ट्रेन आ जाएगा उसमें, जबरदस्ती आपने उसको खींच के इधर उधर कर रखा है। तो क्या है कि जब तक जिस पे ब्रिज है उसकी रिंग साइज लेस देन 8 होती है तो स्ट्रेन के कारण ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल है। स्ट्रेन के कारण क्या है कि हम ब्रेड्स रूल को लगा सकते हैं। देखो छोटी रिंग में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब अगर मैं इस ब्रिज को, ये जो मेरा ब्रिज है, इसको मैं प्लेन में लाना चाहूंगा तो हो ही नहीं पाएगा। इसको समझने का एक देसी और आसान तरीका है, छोटा रबर बैंड जो होता है, रबर बैंड जिसको खींच सकते हैं, छोटे रबर बैंड को ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, ज्यादा नहीं खींचता। तो छोटी रिंग में ज्यादा स्ट्रेन होता है, ज्यादा खींचतान करके जो आउट ऑफ द प्लेन एटम जा रहे हैं उनको इनसाइड द प्लेन नहीं ला सकते। पर जो बड़ी रिंग है, बड़ा रबर बैंड है, बड़ा रबर बैंड, उसको बहुत ज्यादा खींच सकते हैं एज कंपेयर टू छोटा रबर बैंड। बड़ा वाला रबर बैंड फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। सिमिलरली जो बड़ी वाली रिंग है वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है, उसमें स्ट्रेन कम कर सकते हैं हम, एंगल का स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ये मेरी रिंग है 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन, इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, यहां पे 60 डिग्री एंगल हो रहा है। ये कार्बन कौन सा है, sp3,
sp3 कार्बन को कितना एंगल पसंद है? आइडियल सिनेरियो में 109.5 डिग्री, पर कंपाउंड बनने के कारण वो 60 डिग्री हो गया। वो रहना चाहता है 109.5 डिग्री में, तो उसकी आइडियल कंडीशन से जैसे उसको रहना है, हम उसको उससे बहुत दूर ले गए, आइडियल कंडीशन से बहुत दूर, तो वो दुखी है, उसमें स्ट्रेन है, जबरदस्ती ऐसे झुक झुक के अंदर अंदर घुस के रह रहा है। यही बात यहां पे इस sp2 कार्बन के साथ भी हो रही है। ये जो sp2 कार्बन है, जबरदस्ती आउट ऑफ द प्लेन भेजना पड़ रहा है, और क्योंकि रिंग साइज छोटी है, 6 मेंबर्ड है, तो इतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि ब्रिज हेड पे sp2 को अकोमोडेट कर ले। बड़ी रिंग होती तो कुछ कुछ करके टेढ़ी मेढ़ी होके प्लेनर बना लेती, थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन को, जो एंगल मतलब 60 डिग्री जैसे इसमें है, वैसे आइडियलाइज एंगल की तरफ चली जाती, जैसे बड़ा रबर बैंड ज्यादा खिंच जाता है, इसमें नहीं होगा। तो ये ब्रेड्स रूल का जो है एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर गलती से sp2 कार्बन बन गया ब्रिज हेड पे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है यहां पे। बहुत बढ़िया, ये मेरा ब्रिज, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ये ज्यादा होगा स्टेबल इससे। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन पड़ा हुआ है। ये ब्रेड्स रूल की एप्लीकेशन है। तो ऐसे केस जहां पे ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन आ जाए, वो कम स्टेबल हो जाते हैं। एक और एग्जांपल इसका करते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो ये फ्री रेडिकल है और मेरे पास ये कंपाउंड है, फिर से ये फ्री रेडिकल ब्रिज हेड पे sp2 बना देगा, यहां पे ब्रिज हेड पे sp3 कार्बन है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? sp3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये एक और एप्लीकेशन हो गई। तो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये जरा सोचने की कोशिश करते हैं। देखो, छोटी रिंग पे ब्रिज और छोटी रिंग के ब्रिज पे पॉजिटिव चार्ज। छोटी रिंग मतलब कम फ्लेक्सिबिलिटी, कम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज्यादा स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन उस पे ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन, ठीक है। तो वो किससे कम स्टेबल होगा? यहां पे भी ब्रिज हेड पे है, पर ये रिंग बड़ी है, sp2 कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, ब्रिज हेड पे ही पॉजिटिव चार्ज है, ब्रिज हेड पे ही sp2 है, पर क्योंकि रिंग साइज बड़ी है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। 6 मेंबर्ड ब्रिज हेड पे sp2, पर 6 मेंबर्ड है, स्टेबिलिटी 5 मेंबर्ड से ज्यादा है। सिंपल सी बात है। यहां पे 6 मेंबर्ड पर ब्रिज बड़ा है, तो अब ब्रिज क्योंकि बड़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, ये जो ब्रिज है इसकी, ये 2 कार्बन का ब्रिज है, ये 1 कार्बन का ब्रिज है, ये 1 कार्बन का ब्रिज और ये 1 कार्बन का ब्रिज, 2 कार्बन के ब्रिज की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी इस sp2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो यही बात है, जैसे जैसे हम रिंग साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी के सहारे रिंग ब्रिज पे sp2 अकोमोडेट करना शुरू कर देगी धीरे धीरे। जैसे ही हम 8 से ऊपर गए, तब तो फिर जनरली क्या होता है कि जो ब्रिज हेड पे sp2 है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है ना। एक और क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, एक माइनस चार्ज, ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये दूसरा उसका पार्ट और ये तीसरा उसका पार्ट। अब हमको इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है। ये क्वेश्चन आप करो, ब्रिज हेड पे क्या चल रहा है इसका खास ध्यान रखना। हाँ तो भाई देखो, माइनस चार्ज है यहां पे, ठीक है, तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनस चार्ज आ सकता है, पर अगर मैंने इसको रेजोनेंस में भेजा इधर ऐसे, तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो ब्रिज हेड पे 6 मेंबर रिंग पे sp2 कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल बना देगा पूरे सिस्टम को। तो क्योंकि 1 में 2 तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी आ सकता है, ये माइनस चार्ज इधर भी गिर सकता है, फिर भी ये कम स्टेबल होएगा। सेकंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस सिर्फ एक ही तरफ हो रहा है, थर्ड में रेजोनेंस दोनों तरफ हो सकता है। तो ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? थर्ड में, फिर 1 में, पर 1 में जैसे ही मैं रेजोनेंस कराऊंगा ब्रिज हेड पे sp2 आ जाएगा, जैसे ही ब्रिज हेड पे sp2 आ जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड मोर देन सेकंड मोर देन फर्स्ट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी 3 मोर देन 2 मोर देन 1। तो ये ध्यान रखना है आपने को, ठीक है। ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है और वो कॉन्सेप्ट है सिग्मा या फिर डांसिंग रेजोनेंस। ये बहुत ऐसा लेमन टर्म्स का नाम है, ऐसे कोई रेजोनेंस डांस नहीं करना होता, कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, कॉन्सेप्ट का नाम है, ये समझ के हम बस देख लेंगे। और इनफैक्ट
ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, वो भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। हुआ क्या कि जब इसको स्टडी किया गया, ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपाइल, ये मिथाइल और ये कार्बोकेटायन, तो ये पाया गया कि यार जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ये बहुत ज्यादा स्टेबल निकला, एक्सेप्शनली स्टेबल निकला ये। सो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। अब हमको इसको एक्सप्लेन तो करना था भाई, आए तो एक्सप्लेन करके जाएंगे। उसका एक जो एक्सप्लेनेशन हमने निकाला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेबल है, ये ऑब्जर्वेशन है, और हमने इसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन निकाल रखा है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल सकता यहां पे कि यार ये ही सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन, मतलब ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। यहां पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, उसका हमने एक एक्सप्लेनेशन देखा, और वो एक्सप्लेनेशन बेंड्स रूल के सहारे जाता है। कैसे जाता है? यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर की मैं बात करूंगा, ये बात मैं पहले भी उठा चुका हूं। साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पे। अब देखो, बेंड्स रूल हमको क्या बोलता था कि cos थीटा इज इक्वल टू, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, देखो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, बॉन्ड एंगल कम हुआ 120 डिग्री, परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33%, और कम हुआ परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। इसका मतलब जब थीटा बढ़ रहा है तो क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है। यहां पे क्या हो रहा है कि थीटा कम है, ठीक है, ये मैथमेटिकल बेंड्स रूल भी अपन इसको लिख सकते हैं, वो होता है P-1/P के बराबर, जहां पे P परसेंटेज P कैरेक्टर है, ठीक है, या फिर सिमिलरली S/S-1 भी हम उसको लिख सकते हैं। मैथमेटिकल हमारे काम का नहीं है, तो हमने जैसे एक रिवाइज कर लिया केमिकल बॉन्डिंग का। अब देखो यहां पे एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री का एंगल है, मतलब परसेंटेज P कैरेक्टर एंगल कम करने पर पहले 50 था, फिर मैंने एंगल कम किया तो 66.66% हो गया, फिर एंगल कम किया तो 75% हो गया। 109.28 पे 109.5 डिग्री पे 75% परसेंटेज पी कैरेक्टर था। अब अगर मैं देखूं तो मैंने एंगल कितना कर दिया है, मैंने एंगल 60 कर दिया है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बहुत 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 हाई हो गया होगा। तो अगर मैं इस रिंग को देखूं तो यहां पे मेरे को क्या लग सकता है, एक इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, क्योंकि यहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये ऑलमोस्ट एज अ पाई बॉन्ड बिहेव कर रहा है। किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, ये एक पाई बॉन्ड की तरह से बिहेव कर रहा है, और यहां पे जो एक CH2+ है उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है, जस्ट हमने एक थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बनाया। तो इसका जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, अब एक्सेप्शनल है, सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो यहां पे मैं कर सकता हूं, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे, ऐसे। या फिर सिमिलरली ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का आएगा यहां पे, वो आ गया ये। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे पॉसिबल है। हमने यहाँ पे 3 सॉर्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, पर 3 स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे बना लिए। तो इससे हुआ क्या, वही जो हम कब से बात करते आ रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अकेले कार्बन को नहीं झेलना पड़ा, इस वाले कार्बन को पूरी रिंग के 2 कार्बन ने भी ये साथ में झेला। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ज्यादा एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है। हमको यही करना होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमने इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। यहां पे आप देख सकते हो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1 more than 3 more than 2। 1 में डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है, 2 में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 3 में भी लग रहा है। 3 में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि 5 मेंबर रिंग का प्लस आई इफेक्ट है। अब ये तो मैंने चलो एक्सप्लेनेशन समझ लिया। यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार 4 मेंबर्ड में सिग्मा रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा, 4 मेंबर्ड में भी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे और यहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यहां पे क्या है कि जो कंडीशन थी, बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री के, हाँ 108 डिग्री।
तो यहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां पे उतना परसेंटेज पी कैरेक्टर है ही नहीं। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बढ़ गया, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो उतना परसेंटेज पी कैरेक्टर नहीं है कि हम इसको पाई बॉन्ड की तरह पैरेलल जो पी ऑर्बिटल में हो रहा है कंसिडर कर लें। वो तभी हो सकता है जब परसेंटेज पी कैरेक्टर बहुत हाई हो। वो कब होगा? जब बॉन्ड एंगल बहुत कम हो। तो इसका मतलब इन पॉजिटिव चार्ज में कोई एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने इनका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैं आपको एक बहुत सीधी सच्ची सी बात बता रहा हूं, मतलब क्योंकि हमको साइक्लोप्रोपेन का मिथाइल का कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल मिला, तो हमने उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया। इनके कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम इसलिए इस पे इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इसको आप याद कर लो तो ही बेटर है। एक नेचर ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं कि भाई 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, अब बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता है, तो एक पॉजिटिव 2 के बीच में शेयर हुआ, 3 के बीच में शेयर हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां 5 के बीच में शेयर हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां और ये 6 के बीच में, यहां पे 4, यहां पे मैंने 5 बोल दिया था शुरू में, 2 और 6। तो जितने ज्यादा एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी चीज है। तो कौन ज्यादा स्टेबल जाएगा? सबसे ज्यादा जिसमें 3 रिंग है, फिर 2 रिंग, फिर 1 रिंग। बस सिंपल। ये अपना फंडा ये हर जगह काम करेगा। जितने ज्यादा एटम्स के बीच में चार्ज जा रहा है उतना बढ़िया उन लोगों के लिए है ना। सो 3 more than 2 more than 1 सिग्मा रेजोनेंस इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या हो रहा है? डांसिंग रेजोनेंस। यहां पे क्या हो रहा है? एरोमेटिक। यहां पे हो रहा है 3 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस, यहां पे 1 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस, और यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ना डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे बस हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो अगर अब मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटायन होता है, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना स्टेबल, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो मैं उस रूल को थोड़ा सा ट्विक कर सकता हूं। जो मेरा एहरी रूल था उसके आगे मैं ये कर सकता हूं। बस ये डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा रेजोनेंस सबसे ऊपर आके बैठ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कर देता है। यही खास बात है साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटायन की, ये खास बात है। ठीक है, हमने देख ली। अब अपन जाते हैं, इसका आंसर आ गया 1 2 3 4 5। अब हम जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। कोई भी एसिड है, मान लो जैसे CH3COH, ये एक एसिड है। हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे? याद करेंगे जो पहले सीखा था, CH3CO- की स्टेबिलिटी पे। जितना ज्यादा ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड बनेगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, एक बात समझ आई। अब मेरे को ये बताओ, कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज कौन सा होता है? कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को कैसे वाले ग्रुप अपने आसपास पसंद है? जो कि उसका नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ ले सके। ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं? मेसोमेरिक -M, इंडक्टिव -I, है ना। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, AS में उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू -M, इसके बाद फिर -I। -M से ज्यादा स्टेबल होगा, -I से कम स्टेबल होगा। इसके बाद न्यूट्रल। कार्ब एनायन की, जो हमने कार्बन आयन के लिए जो हमने ऑर्डर देखा था, सेम ऑर्डर आएगा, क्योंकि यहां पे भी हमको एक नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। फिर +I +H +M। ये तो बात हुई जब मेरे को ग्रुप्स कंसीडर करने हैं। अब हमने एक चीज और की थी, HI मोर देन HBr मोर देन HCl मोर देन HF। याद करो इंडक्टिव में हमने, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो हमने ये किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होती है। तो साइज डोमिनेट्स, सबसे पहला फैक्टर जो हमको कंसीडर करना है वो है साइज। साइज डोमिनेट्स। फिर इसके बाद जो डोमिनेट करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फिर क्या डोमिनेट करता है? फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है। फिर जाके इफेक्ट्स पे बात आती है। अभी हम एग्जांपल करेंगे, बात समझ में आ जाएगी आपको, है ना। करते हैं एग्जांपल। सो मेरे पास ये 3 है। या तो एसिड यहां से Ha हट सकता है तो CH2- बन जाएगा, यहां से हट सकता है तो CH- बन जाएगा, यहां से हट सकता है तो CH2- बन जाएगा। मतलब
HA वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, HB वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि HC वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में जब अपन ने शुरू किया था कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। सेम अब एप्लीकेशन लगाने का टाइम आ गया है, अब रियल वर्ल्ड में हम आ चुके हैं, डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, तो सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका है। माइनस चार्ज पहले यहां लगा दिया हमने, इसकी स्टेबिलिटी जज कर लेते हैं। इधर जाएगा रेजोनेंस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रेजो स्टेबलाइज्ड है ना। अब इसको मिटा देते हैं। अब मान लो माइनस चार्ज आया यहां पे, ये भी रेजो स्टेबलाइज्ड है, पर यहां पे एक दुख और है, इधर से एक प्लस आई ग्रुप बैठा है जो कि इस माइनस चार्ज को दे रहा है। दोनों तरफ रेजो है, ए में भी रेजो, बी में भी रेजो, पर ए में प्लस आई ग्रुप नहीं था, बी में प्लस आई ग्रुप है, तो ए बी से ज्यादा स्टेबल हो गया। ऑर्डर आ जाएगा ए मोर देन बी, ठीक है। सो यहां पे लिख लेते हैं अपन ए मोर देन बी, ये ए है। सी बेचारा, इसको मिटा देते हैं सबको। अभी सी पे अगर मैं माइनस चार्ज लेके आऊंगा, अगर सी पे माइनस चार्ज आएगा तो ये क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव लेके बैठा है, ये पूरा ग्रुप माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। तो रेजोनेंस वर्सेस इंडक्टिव, कौन जीतेगा? रेजोनेंस जीतेगा। तो ए मोर देन बी मोर देन सी, तो आंसर क्या हो गया? ए बी सी। इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चन में कंपेयर करना है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, हमको अब आ चुका है पूरी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, हमको फटाफट देखने में आती है कार्बन आयन की या फिर नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये ए बी सी, माइनस आएगा कहां पे? यहां पे। माइनस आएगा कहां पे? यहां नहीं आएगा, CH2 पे आएगा, यहां पे। और माइनस कहां पे आएगा? माइनस आएगा यहां पे, ठीक है। रेजो इधर, ये इधर, रेजो पीएच पे, तो एक्सटेंसिव रेजो है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे 5 RS, और यहां पे तो इसका उल्टा प्लस आई लग रहा है। सो 2 मोर देन 1 मोर देन 3, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आंसर बी ए सी। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, इसको फटाफट से जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके बताओ। तो चलो ऊपर वाला देखते हैं। एच ए हटेगा तो यहां माइनस आएगा, एच बी हटेगा तो यहां माइनस आएगा। यहां पे माइनस आया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6, तो रेजोनेंस मतलब एरोमेटिक हो गया। यहां पे माइनस आया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। CF3CSO3H, CH3SO3H, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पे क्या होगा? माइनस चार्ज आएगा इधर, माइनस चार्ज आएगा इधर, माइनस चार्ज आएगा इधर। एक बात तो मेरे को दिख रही है कि जब SO3H या COH आता है, बना के देख लेते हैं। डबल बॉन्ड O पे माइनस, डबल बॉन्ड O CF3, ये माइनस इधर जाएगा तो ये इधर, या फिर इधर भी जा सकता है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो 1 और 2 3 से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो 3 तो सबसे पीछे आके बैठ जाएगा। अब बात आती है 1 और 2 में, कैसे कंपेयर करें? बहुत आसान है भाई कंपेयर करना, बताएं कैसे। यहां पे लगा है CF3, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एक माइनस आई ग्रुप है। यहां पे लगा है CH3 जो कि एक प्लस आई का ग्रुप है। माइनस चार्ज के आसपास आप प्लस आई लगाओगे कि माइनस आई लगाओगे? माइनस आई लगाओगे। तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 3, तो 1 2 3 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन चारों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो जल्दी से करके बताओ। तो कंपैरिजन करते हैं। अब हमको क्या है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है, मतलब यहां माइनस आएगा
माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। कौन से ग्रुप्स लगे आइडेंटिफाई कर लो। माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप, ये न्यूट्रल, ये प्लस एम ग्रुप। लोन पेयर है, लोन पेयर इधर जाएगा तो और माइनस चार्ज पर डेंसिटी बढ़ेगी। हमको क्या पता है एसिडिक स्ट्रेंथ कब इंप्रूव होगी, जब माइनस एम ग्रुप लगे होंगे। तो 1 और 2 ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अब हमको कंपेयर करना है 1 और 2 की स्टेबिलिटी में। NO2 बेटर माइनस एम ग्रुप है एज कंपेयर टू CN, ये ऑर्डर हमको पता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 4। सिंपल, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। OH के पैरा पे ये ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, पैरा पे ये ग्रुप्स लगे हैं। अब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा होगा, तो यहां पे तो कितने अल्फा एच हैं, 3 अल्फा एच है। यहां पे 1 अल्फा एच है, इधर 2 अल्फा एच है और इधर 0 अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा 4, क्योंकि वहां पे सबसे कम अल्फा एच है। तो सबसे कम प्लस एच लग रहा होगा। फिर कौन होगा 1 अल्फा एच इसमें, तो वो हो गया 2। फिर कौन होगा 3 और फिर 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 1 बिकॉज ऑफ प्लस एच इफेक्ट। अल्फा एच यहाँ पे मौजूद है, अल्फा एच मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेंगे, मतलब चार्ज को वो आगे भेजेंगे, माइनस चार्ज को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं पैरा पोजीशन पे। तो ये हमको आता है, ठीक है। अब रिवीजन ही हो रहा है हमारा सारे इफेक्ट्स का, बस एसिडिक के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, माइनस चार्ज लाएंगे, फिर जो भी इफेक्ट लग रहा हो एप्लीकेबल होगा उस एनायन की स्टेबिलिटी के लिए वो लगा देंगे, है ना। एक और एग्जांपल, अब ये वाला एग्जांपल करके देखते हैं। भाई ये सेम एग्जांपल ही तो लग रहा है, हमको तो आता है, करो जरा। तो इसका आंसर निकालते हैं। पैरा पोजीशन पे NO2 माइनस एम ग्रुप, ये बहुत स्टेबल होगा। ये मेटा पोजीशन पे तो यहां पे माइनस आई लगेगा, NO2 का माइनस आई। ये ऑर्थो पोजीशन पे तो माइनस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी ज्यादा लग रहा है कि ये पास में है उसके, और ये न्यूट्रल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, मोर देन 1 मोर देन 2 मोर देन 4, है ना। बस सिंपल सा केस है, क्योंकि NO2 पास में है तो वो माइनस एम भी लगा रहा होगा और माइनस आई भी लगा रहा होगा, तो दोनों ऐड हो गए। पैरा पे NO2 वर्सेस ऑर्थो पे NO2 कंपेयर कैसे करोगे, रेजोनेंस इफेक्ट्स तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो पैरा पे लगे चाहे ऑर्थो पे लगे इफेक्ट सेम आएगा। कंपैरिजन करने के लिए माइनस आई में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि आप एक चीज भूल गए हो, तो वो कौन सी चीज होगी, सोचो। एसिड क्या होता है जो H+ देता है, ये H+ देगा, O पे माइनस आएगा। इस केस में H+ देगा, O पे माइनस आएगा। पर यहां पे एक छोटी सी चीज है जो अपन भूल रहे हैं, वो चीज क्या है, वो चीज है, देखो अपन स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं, जिसमें ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है, N O पे माइनस, डबल बॉन्ड O यहां पे प्लस, और यहां पे लगा हुआ है एक OH, O पे माइनस और H पास पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब हो गई है तो आप H+ निकाल ही नहीं पाओगे, H+ निकाल ही नहीं पाओगे तो वो उतना अच्छा एसिड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर जो आएगा अभी आएगा 1 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 4, है ना। मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई माइनस आई से भी वीक हो जाएगा, ये जो NO2 मेटा पे लगा है इसे माइनस आई लगा रहा है तो ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उससे भी वीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो रहेगा तो इतना ही, पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो पैरा वाले से वीक हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी जज कर लेना, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। देखो स्क्वायरिक एसिड है, यहां से H जाएगा, यहां से H जाएगा, O माइनस, 4 इक्विवेलेंट RS बनेंगे। यहां से H गया, SO3 माइनस, 3 इक्विवेलेंट RS, यहां से H गया, CH3COO माइनस, तो 2 इक्विवेलेंट RS। तो ये इक्विवेलेंट RS का कॉन्सेप्ट हमको पता होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, है ना। जितने ज्यादा इक्विवेलेंट RS उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, माइनस चार्ज बनाने के बाद स्क्वायरिक एसिड में 4, ये स्क्वायरिक एसिड, ठीक है, SO3H वाले केस में 3 और CH3COH वाले केस में 2 बन रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा इक्विवेलेंट RS उतना ज्यादा स्टेबल, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको CHF3 और CHCl3 में कंपैरिजन करना है कि कौन अच्छा एसिड है। कंपैरिजन करने का तरीका क्या है, CF3 माइनस और CCl3 माइनस में आपको कंपैरिजन करना है। जो बेटर, जो ज्यादा स्टेबल होगा जिसका एनायन, वो जितना अच्छा एसिड होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना अच्छा एसिड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
CF3 माइनस के केस में क्या है, देखो ऑर्डर तो आ जाएगा कि CF3 माइनस कम स्टेबल है CCl3 माइनस से, क्योंकि F के केस में नो वेकेंट ऑर्बिटल, तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं जो माइनस चार्ज है कार्बन का उसके साथ। Cl के केस में यस वेकेंट ऑर्बिटल, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग के कारण CCl3 माइनस वाला जो एनायन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो कॉन्जुगेट फेस ज्यादा स्टेबल है, तो एसिड करेस्पॉन्डिंगली ज्यादा एसिडिक होगा।